कहानियों के अनुसार बौद्ध धर्म की स्थापना कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने की थी, जिन्हें शाक्यमुनि के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सभी प्राणियों की बराबरी की वकालत की, देवताओं के दबदबे का विरोध किया और लोगों को अच्छा करना और अच्छाई बढ़ाना सिखाने के लिए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की स्थापना की। हालांकि बौद्ध धर्म को ब्राह्मणवाद से कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी विरासत में मिला था, लेकिन ब्राह्मणवाद के विपरीत बौद्ध धर्म सभी को पुनर्जन्म का मौका देता है। ब्राह्मणवाद के विपरीत, जिसने केवल पहली 3 जातियों को ही पुनर्जन्म लेने की अनुमति दी, जिससे अन्याय हुआ। क्योंकि बौद्ध धर्म ने देवताओं और साधुओं की श्रेष्ठता का विरोध किया, इसलिए इसे क्षत्रिय जाति से भी बहुत समर्थन मिला। इसके अलावा सभी प्राणियों की बराबरी के बौद्ध विचार ने निचली जातियों के कई अनुयायियों को आकर्षित किया, इसलिए बौद्ध धर्म फलने फूलने लगा। प्राचीन भारत का युद्धरत राज्यों का काल चीन के वसंत और पतझड़ और युद्धरत राज्यों के काल से बहुत मिलता जुलता था। दोनों काल न केवल समय में एक साथ थे, बल्कि सांस्कृतिक रूप से अलग अलग विचारधाराओं के बीच वर्चस्व के लिए संघर्ष को भी दिखाते थे। इसके अलावा दोनों सभ्यताओं में लगातार अंदरूनी लड़ाई होती रही। आखिरकार वे धीरे धीरे एक होने की ओर बढ़े। पुराने भारत में किन राजवंश जैसी भूमिका निभाने वाला राज्य मगध था, जिसे माजीदा भी कहा जाता था। सिर्फ इतना फर्क था कि किन राजवंश ने चीन को पश्चिम से पूरब तक एक किया, जबकि मगध राजवंश गंगा नदी बेसिन के पूर्वी हिस्से में था, जिसने गंगा नदी बेसिन को पूरब से पश्चिम तक एक किया। मगध के किन शियाओगोंग, जिनका नाम किन बसाला था, भारतीय इतिहास में राजा पिंगशा के नाम से जाने जाते हैं। 544 बीसी में गद्दी पर बैठने के बाद राजा पिंगशा ने राजगृह शहर बसाया। किन शियाओगोम के वेस्टर्न ज़ेन और वेस्टर्न रोम ने किन के पश्चिमी हिस्से को स्थिर किया, जबकि राजा पिंगशा के ईस्टर्न ज़ेन और यांगजिया ने गंगा नदी डेल्टा को कंट्रोल किया। इसके अलावा चीन के किन शियाओगोम ने व्यापारियों को महत्व दिया और सुधार लागू किए, जिससे किन राज्य धीरे धीरे मजबूत हुआ, जबकि राजा पिंगशा ने देश में बौद्ध धर्म का समर्थन किया और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ब्राह्मणवाद को दबाया। लेकिन राजा बिंबिसार की मौत के बाद मगध राज्य में अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई। 364 बीसी तक महापद्म नंदा गद्दी पर नहीं बैठे थे, जिससे अंदरूनी लड़ाई खत्म हो गई और नंदा वंश की स्थापना हुई। तब से गंगा नदी बेसिन और देगल पठार का कुछ हिस्सा एक हो गया था। लेकिन इस समय पुराने भारत के पश्चिमी हिस्से सिंधु नदी बेसिन पर फारसियों ने हमला कर दिया था और यह फारसियों के शासन का एक प्रांत बन गया था। नंदा वंश ने, जिसने अभी अभी पूरब का एकीकरण पूरा किया था, सिंधु नदी बेसिन को वापस पाने के लिए तुरंत पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब नंदा सेना सिंधु नदी बेसिन तक पहुंची, तो उनका सीधा सामना फारसियों से नहीं हुआ, बल्कि उनका सामना एक ज्यादा ताकतवर हमलावर से हुआ, सिकंदर की पूर्वी सेना से। इसलिए नंदा वंश का एकीकरण अभियान रोकना पड़ा। लेकिन जब सिकंदर ने सिंधु नदी बेसिन पर कब्जा कर लिया और नंदा वंश पर हमला करने के लिए पश्चिम की ओर बढ़ने की योजना बना रहा था, तो पूर्वी सेना, जो लंबे समय से लड़ रही थी, अपने सैनिकों के बीच लगातार अंदरूनी लड़ाई का सामना कर रही थी। सिकंदर को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। इस दौरान ऊपरी सिंधु नदी के पंजाब इलाके में चंद्रगुप्त नाम का एक आदमी था, या जैसा कि हम उसे जानते हैं, चांडाल। वह लंबे समय से यूनानियों से लड़ रहा था। उसने बहुत इज्जत और नाम कमाया था और वह भारतीय इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक था। इसलिए यूनानियों के जाने के बाद कई इलाकों ने चांडाल के आगे घुटने टेक दिए। 324 बीसी में चांडाल ने पूरब की ओर कूच किया और नंदा को तबाह कर दिया। वहां से चांडाल ने अपना मौर्य वंश शुरू किया।
और बाद में उत्तर पश्चिमी भारत पर कंट्रोल के लिए सिलिकस साम्राज्य के साथ लड़ने लगा, जो सिकंदर साम्राज्य के खत्म होने के बाद उसका हिस्सा बन गया। आखिर में उसने सिलिकस को हरा दिया और उस जगह पर कंट्रोल कर लिया जो अब दक्षिणी अफगानिस्तान है। सिलिकस की हार ने पश्चिमी दुनिया को चौंका दिया। इसलिए एक और ग्रीक देश प्रोटेमिस्ट इजिप्ट ने दो तरफा रिश्तों को मजबूत करने के लिए मौर्य किंगडम की राजधानी पारसी सिटी में अपने दूत भेजे। अगर चांडाल की तुलना चीन के हान सम्राट लियू बांग से की जाती है, जिन्होंने किन राजवंश की जगह ली, तो मौर्य किंगडम के तीसरे राजा अशोक हान के हान सम्राट लियूचे जैसे ज्यादा हैं। उनके राज ने मौर्य किंगडम को उसके पीक पर पहुंचाया। 273 बीसी में अशोक गद्दी पर बैठे और दक्कन के पठार पर कलिंगर को जीतकर भारतीय सबकॉन्टिनेंट का एक होना पूरा किया, सिवाय सबसे दक्षिणी हिस्से के। यह काम लियूचे के हान सम्राट के पश्चिमी इलाकों की खोज और दक्षिण पश्चिमी बर्बर इलाकों के विस्तार जैसा ही था। दोनों ने उनके राजवंश के इलाके को बढ़ाया। इसके अलावा जहां लियूचे ने कन्फ्यूशनिज्म और 100 विचारधाराओं को खत्म कर दिया, वहीं अशोक ने बौद्ध धर्म का जोरदार सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट की वजह से बौद्ध धर्म पुराने भारत का राजधर्म बन गया। राजनीतिक तौर पर हान सम्राट ने सरकारी सिस्टम को मजबूत करने के लिए सेंट्रल कोर्ट और गवर्नर जनरल सिस्टम बनाया। अशोक ने अपनी पूरी ताकत को मजबूत करने के लिए अधिकारियों और स्थानीय लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई जासूस भी भेजे। लेकिन अशोक की मौत के बाद अंदरूनी झगड़ों और विदेशी लोगों के लगातार हमलों ने पूरे मौर्य साम्राज्य को परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे उसका तेजी से अंत हो गया। 187 बीसी में गंगा नदी बेसिन में मौर्य राजवंश खत्म हो गया और दक्कन पठार के उत्तरी हिस्से पर एक के बाद एक चुंगा, चालवा और सत्यवान राजवंशों का शासन रहा। इन राजवंशों के शासन वाला इलाका धीरे धीरे छोटा होता गया और अंदरूनी झगड़े जारी रहे। इस बीच सिंधु नदी बेसिन में यूनानियों, शाक्य और युएझी ने लगातार हमला किया और पश्चिमी भारत में कई रियासतें बनाई। उनमें से युएझी ने उत्तर पश्चिम भारत में कुशन साम्राज्य बनाकर सबसे बड़ी सफलता हासिल की। युएझी अब भी चीन के हेक्सी इलाके में रहने वाले खानाबदोश लोग थे। जियोनग्नु से हारने के बाद वे पश्चिम की ओर पलायन करने लगे। इससे पामीर इलाके में रहने वाले शक लोगों को अब के अफगानिस्तान में पलायन करना पड़ा और वहां ग्रीक राज की जगह ले ली। बाद में युएझी दक्षिण की ओर बढ़ते रहे, जिससे शक लोगों को और भी दक्षिण में भारत में पलायन करना पड़ा। अफगानिस्तान पहुंचने पर युएझी वहीं बस गए। खानाबदोश लोगों से वे खेती करने वाले देश बन गए। इस समय के दौरान युएझी के 5 बड़े कबीले थे, जिनमें से हर एक का लीडर जापगु था। 30 एडी तक कुशन के कुजुला काशपिसिड जापगु ने 5 बड़े कबीलों को मिलाकर कुशन राज बनाया और कश्मीर को जीतने के लिए दक्षिण की ओर कूच किया। बाद में कुजुला काशपिसिड के बेटों और पोतों ने दक्षिण और पश्चिम की ओर अभियान जारी रखा। आखिर में वे अपने पोते कंदिशका के राज में सिंधु नदी बेसिन में पहुंच गए। कुषाण साम्राज्य का इलाका उत्तर में पामीर पहाड़ों से लेकर दक्षिण में नम्दा नदी तक और पूर्वी ईरान से लेकर पूर्व में बीच की गंगा नदी तक फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य, पाट्या साम्राज्य और चीन के हान राजवंश के साथ कुषाण साम्राज्य को क्लासिकल काल के 4 महान साम्राज्यों में से एक माना जाता था। इसके अलावा कंदिष्क के राज में उसने बौद्ध धर्म का जोरदार प्रचार किया और कई बौद्ध स्तूप बनवाए। इसी दौरान बौद्ध धर्म 2 स्कूलों में बंट गया, महायान और थेरवाद। थेरवाद बौद्ध धर्म दक्षिण में दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया, जबकि महायान बौद्ध धर्म सिल्क रोड के रास्ते चीन में आया और बाद की चीनी कन्फ्यूशियस संस्कृति पर इसका काफी असर पड़ा। हालांकि कुषाण साम्राज्य का इलाका बहुत बड़ा था, लेकिन यह अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं वाले कई जातीय समूहों का घर था।
इन जातीय समूहों के बीच बंटवारे बहुत ज्यादा थे और अलग अलग इलाकों में सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा चीन के पूर्वी हान राजवंश के दौरान उत्तरी जियोनग्नु हान राजवंश से पूरी तरह हार गए और पश्चिम की ओर पलायन करने लगे। जियोनग्नु का एक ग्रुप ससानिद पर्शिया के इलाके में आगे बढ़ा और हार गया। अपनी हार के बाद जियोनग्नु ने अपना ध्यान साउथ एशिया की ओर लगाया और कुषाण साम्राज्य पर हमला करना शुरू किया, जिसे कुचा साम्राज्य भी कहा जाता है। जियोनग्नु के इस ग्रुप को पर्शिया के लोग ग्रेट जियोनग्नु कहते थे, जिन्हें व्हाइट जियोनग्नु भी कहते थे। व्हाइट जियोनग्नु के हमले से सीधे तौर पर कुचा साम्राज्य खत्म हो गया और टूट गया।